क्योंकि जो टेस्ट बनाने वाली टीम होती है वो अलग होती है और पढ़ाने वाली टीम अलग होती है, तो हमें नहीं पता होता कि क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि वाई 1 रुपीज़ नोट इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय क्यों जारी करते हैं। तो कुछ लोगों ने ट्राई भी किया था, तो कुछ लोगों का सही भी था, तो कुछ लोग पढ़ के भी आए हैं। आप पढ़ के आए हैं तो बताइए क्यों 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय जारी कर। बैठ के ऑफिसर बैठ के बात करते हैं, 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय क्यों जारी करता है। उसको बनाने में ज़्यादा लागत लगता है, तो उसकी तो कोई प्रैक्टिकल बात है कि 1 रुपये का महंगा ज़्यादा लगेगा तो इसलिए तुम छाप लेना, 2 रुपये का सस्ता हो तो मैं छाप लूँ। इससे अच्छा सीधे का तो शगुन है सर, वो शादी विवाह में जैसे कुछ देते हैं। चलो और कोई बताएंगे। हाँ, चलो इस बच्चे का जवाब सही है। बाकी आप देख लेना है। इस बच्चे ने कहा कि क्वाइनेज एक्ट 2011 के तहत क्वाइन जारी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है और 1 रुपये का नोट सिक्के के रूप में कंसीडर किया जाता है, इसलिए 1 रुपये का नोट भारत सरकार जारी करती है। तो ये मेरी क्लास में आता है क्या ये? सब में आता है ना? अच्छा, ब्रेक में जाता है पहले। रीजनिंग छोड़ के सब। रीजनिंग वाले ने सजा दे दिया था क्या? ठीक। चलो अब सीखते हैं कि वाई 1 रुपीज़ नोट इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये जवाब, रियल जवाब तो यही है, लेकिन हम इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन और इशू हो सकता है कि 1 रुपये का नोट सिक्के के रूप में क्यों काउंट करते हैं। तो देखते हैं। तो कल हमने कुछ फोटो दिखाए थे आपको नोटों का, आज थोड़ा और अच्छे से दिखाते हैं। देखिए, लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक और दूसरी तरफ लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पुराने नोट में हिंदी ऊपर इंग्लिश नीचे होता था, नए नोट में लेफ्ट और राइट में हो गया। फिर लिखा है गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, हिंदी में लिखा है केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्याभूत। तो गारंटी देने का काम कौन कर रहा है? केंद्र सरकार। और फिर लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज़, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन करता हूँ, वचन देता हूँ। और साइन किसका है? आरबीआई गवर्नर का। तो ध्यान से देखो, प्रॉमिस करने की जिम्मेदारी आरबीआई की है और गारंटी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। तो प्रॉमिस और गारंटी में कोई अंतर होता है क्या? जैसे गुरुकुल ने सिलेबस पूरा करने का प्रॉमिस किया है, गारंटी किया है क्या? दोनों में से कुछ नहीं किया है क्योंकि हम बीच में भी जा सकते हैं। चलो, आप जब किसी से प्यार करते हो तो आप वादा करते हो, गारंटी देते हो? वादा, और वादा तो टूट जाता है। ठीक। तो मीनिंग क्या है? प्रॉमिस उतना एक्सेप्टेबल नहीं है जितना गारंटी एक्सेप्टेबल है। प्रॉमिस ब्रेक हो सकता है, गारंटी ब्रेक नहीं हो सकता है। तो इंडिया का नोट कैसा नोट है? प्रॉमिजरी नोट्स, हिंदी में क्या बोलेंगे? वायदा पत्र।
जैसे मान लो तुमको कोई पुराना वाला 1,000 का नोट दे, तो 100 रुपये में खरीद लोगे? 10 में तो खरीद ही लोगे। 5 रुपये में कुछ लोग कह रहे हैं खरीद लेंगे। 1 लाख नोट खरीदना होगा, नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उसकी कोई औकात ही नहीं है, वो कागज है। तो अब वो कागज है, लेकिन कुछ समय पहले वो उसकी बहुत वैल्यू थी। पूरे दिन कई दिन मेहनत करते थे तो आपको 1,000 का नोट मिलता था। तो ये प्रॉमिस और गारंटी में क्या अंतर है, इसको जानने के लिए कुछ सीखते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लो। क्या इसमें कहीं भी प्रॉमिस या गारंटी है? कहीं भी आरबीआई वर्ड लिखा है? नहीं। इसमें सीधे लिखा है भारत सरकार और नोट ऑफ 1 रुपीज, 1 रुपए का नोट लिखा हुआ है। लेकिन 1 रुपए के नोट के अलावा भारत का कोई सा भी नोट आप ढूंढोगे तो आपको उसमें प्रॉमिस टू पे मिल जाएगा। मैं धारक को इतना रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। और यहाँ भी वैसा ही लिखा मिलेगा, गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्याभूत। और फिर यहाँ आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। यानी हमने कल लिखा था कि 2 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के नोट पर जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की। और 1 रुपए का नोट भारत सरकार। इसी तरह और सिक्के भी भारत सरकार जारी करते हैं। तो सिक्कों पे क्या लिखा होता है? आई प्रॉमिस टू पे लिखा होता है? कुछ लिखा होता होगा? कोई गारंटी वारंटी होता है? देखो, सिक्कों पे कुछ नहीं लिखा है, सीधे भारत सरकार लिखा हुआ है। तो जहां भारत सरकार लिख दिया जाएगा वहां प्रॉमिस या गारंटी करने की जरूरत नहीं। भारत सरकार अपने आप में एक गारंटी है। समझ पाए? लेकिन भारत सरकार किसी को ऑथराइज करेगी तो थोड़ा बहुत प्रॉमिस करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत गारंटी देना पड़ेगा। कैसे? तो वो देखते हैं। जो मनी होता है बच्चों, मुद्रा होता है, ये 2 तरीके का होता है। एक होता है टोकन मनी, सांकेतिक मुद्रा। और दूसरे को कहते हैं स्टैंडर्ड मनी, मानक मुद्रा। टोकन मनी और स्टैंडर्ड मनी लिखेंगे बाद में, थोड़ा समझते हैं फिर लिख लेंगे। अच्छा, एक चीज और पता चला है कि बेसिक क्लास में सभी लोग बैठते हो मैथ के, तो सबको नहीं बैठना है, जिनको जरूरत हो वही बैठना है। तो उससे पर्पज क्या होगा कि जो कमजोर बच्चे हैं वो सीख पाएंगे, नहीं तो पर्पज जीरो हो जाएगा। जिसको आता है वो बीच में बोलता रहेगा, तो बेचारा वो जिसको सीखना हो उसका पर्पज नहीं पूरा हुआ। तो ये सजेशन है कि बेसिक क्लास का मतलब वो बच्चा जिसके मैथ में 10 नंबर से कम आ रहे हैं, 15 नंबर से कम आ रहे हैं, वो बैठो। टीचर कुछ नया नहीं बताने वाला है, जिसको सिखाना है उनको आप और छेड़ दे रहे हो, बेचारे वो वैसे ही फ्रस्ट्रेट है। तो अगली क्लास में हम खुद पकड़ के बाहर भगाएंगे, मैंने बोल दिया उनको। तो ये मत करो, जिसको जरूरत है उसी को बैठने दो। टोकन मनी होता है, लिखना नहीं है, जिस मनी का फेस वैल्यू
बाजार मूल्य उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, उत्पादन लागत से ज्यादा हो तो ऐसे मनी को हम टोकन मनी कहते हैं। जैसे पेपर करेंसी, पेपर मुद्रा। क्या लग रहा है बच्चों, 500 का नोट बनाने में 500 रुपया लग जाता होगा? नहीं। 200 का नोट बनाने में 200 रुपया लग जाता होगा? नहीं। तो जितने कागज के नोट है या नॉर्मल जो मेटल है, धात्विक करें क्वाइन, सामान्य धातु के सिक्के, ये भी इसके एग्जाम्पल है। क्या लगता है 5 रुपए का सिक्का बनाने में 5 रुपया लग जाता होगा? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। लेकिन मान लो हमारी इच्छा होगी तो चेक कर लेंगे, क्योंकि ये भी बढ़ता रहता है। तो इसीलिए टाइम टू टाइम क्या करते हैं, सिक्कों का साइज छोटा करते चले जाते हैं, और छोटा करना पॉसिबल नहीं होता तो बंद कर देते हैं। अब देखोगे बहुत समय पहले 5 का सिक्का बड़ा हुआ करता था, अब छोटा हो गया। आज के डेट में देखना 1 और 2 का सिक्का लगभग सेम साइज का है, पलट के देखना पड़ता है कि 1 लिखा है 2 लिखा हुआ है। सब ठीक रहा तो हम अपने जीवन काल में 100 का सिक्का देख लेंगे और लगभग 5 रुपये से कम का सिक्का बंद हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे उनकी वैल्यू इतनी हो जाएगी कि कबाड़ में चलेंगे वो। तो इसीलिए पहले छोटा करते हैं, छोटा करना पॉसिबल नहीं होता है तो उनको बंद कर देते हैं। तो हमने क्या कहा, टोकन करेंसी वो है जिसकी मार्केट वैल्यू उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज़्यादा होता हो। स्टैंडर्ड मनी वो होता है जिस मनी का मार्केट वैल्यू बाजार मूल्य उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर हो, उत्पादन लागत के बराबर। जैसे गोल्ड कॉइन, सोने का सिक्का, गोल्ड कॉइन सोने का सिक्का, सिल्वर कॉइन चांदी का सिक्का। तो ये सारा का सारा कैसा है, स्टैंडर्ड मनी। तो विश्व के कोई देश जो जानते हैं जो गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन चलाता हो? तो जवाब है नहीं। जो भी ऑन रिकॉर्ड हैं वो सभी देश लगभग कौन सा करेंसी चला रहे हैं, टोकन मनी, सांकेतिक मुद्रा चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं वो भी हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे। एक बार ऐसे लिखो, लिखो, लिख दिए। कल बच्चे ने पूछा कि नए रिजल्ट क्यों नहीं लगाते हैं, तो अभी आज मैंने बोल दिया कि भाई सारे नए रिजल्ट डालो और हर सेंटर पे डालो। अब होता क्या है कि ये लगा हुआ तो हम छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, कभी मौका मिलता है तो खाली वाली जगह लगा देते हैं।
तो मूर्ख क्या आपस में बात करेंगे, यार इनके पास नया रिजल्ट नहीं है क्या, पुराना ही दिखा रहे हैं। तो हमने कोई बात नहीं, पहले नया लगाओ सब जगह। वो क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाँ, उत्पादन लागत। लिख दी। तो आप लोग का पहला डीजे है वो आज। बाकी मौसम जैसा है, लग नहीं रहा कि पहला होगा। लेकिन आप उम्मीद बना के रखिएगा। तो आज फुल टेस्ट है या मैथ इंग्लिश का है? पहले फुल टेस्ट चला करता था दोनों वीक, फिर हमने सोचा कि थोड़ा बच्चों को सेल्फ स्टडी का टाइम मिल जाएगा तो मैथ इंग्लिश कर देते हैं। हाँ, बैठ के मेरी क्लास में प्लीज बैठ के। हाँ, इंग्लिश आप नहीं पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, इंग्लिश वाले टाइम में मैथ करिएगा। हाँ तो करिए पूरा। आप देखियो, कह रहे फिर भी दें, देना पड़ेगा, फिर भी देखा का ऑप्शन नहीं है। हाँ, स्कॉलरशिप से बाहर हो जाएंगे बस, और क्या, कहते हमें वैसे भी नहीं चाहिए। हमें तो आज तक ये नहीं समझ में आया कि आप इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं। क्या आप ज़्यादा पढ़ लेंगे तो आपका दिमाग कम काम करेगा? अरे अपने हिस्से में ऑप्शन ज़्यादा रखो राजकुमार। जो लोग स्टेनो की तैयारी कर रहे थे, एसएससी ने क्या किया, मैथ पूछ दिया, इस बार बाहर हो गए। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने स्टेनो की तैयारी क्यों की। साल डेढ़ साल जीवन में लगा लो सीरियस, हर नौकरी पास हो जाओगे। और नहीं तो ढूंढते रहोगे कहाँ हिंदी नहीं आता है, कहाँ मूल विधि नहीं आता है। नहीं, चलो चॉइस आपका है। तो टोकन मनी समझ पाए, स्टैंडर्ड मनी समझ पाए। विश्व के सभी देश टोकन मनी चलाते हैं, क्योंकि टोकन मनी चलाने में दो फायदे हैं। एक, इनको बनाना आसान है, देश अमीर, उसको लिए देश अमीर होना होगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा, इसको चलाना भी आसान है, जितने रुपए का लिखा है उतने का ही चलेगा। इसमें क्या दिक्कत है कि गोल्ड महंगा हो जाएगा, करेंसी महंगी हो जाएगी, गोल्ड सस्ता हो जाएगा, करेंसी सस्ती हो जाएगी, तो आपस में डिस्प्यूट हो जाएगा, मैं तो इतने में दूंगा, इतने में नहीं लूंगा। इसमें आज तक आपने नहीं सुना होगा कोई कह रहा हो 500 का नोट में 490 में लूंगा, कोई कहने में 510 में लूंगा, ऐसा हुआ नहीं। तो ध्यान से देखो, इसको बनाना भी आसान, चलाना भी आसान। उसको बनाना भी मुश्किल, चलाना भी मुश्किल। इसीलिए आपको इतिहास में मिलेगा सिर्फ गुप्ता पीरियड में हमने गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन चलाए ज्यादा मात्रा में। भारत में पहला शासक जिसने गोल्ड कॉइन चलाया, नहीं, गुप्ता नहीं है। निकम्मे, मार अपने आप को। मोहम्मद बिन तुगलक टोकन करेंसी लेकर आया था पहले। इंडो ग्रीक, यस। नाम बता शासक का। ना ना, हाँ बोलो शासक का नाम। कुमारगुप्त। वो तो गुप्त पीरियड में हो गया। क्वेश्चन है, भारत में सोने का सिक्का चलाने वाला पहला शासक। कनिष्क ने तो, मतलब ये कहो कि सबसे ज्यादा प्योर, सबसे शुद्ध, मेनांडर, ये सही आंसर है जिसने भी दिया। खैर, ये सब हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा आपको। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्ता पीरियड, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क, कुषाण जिनको कहते हैं, और सबसे पहला सोने का सिक्का इंडो ग्रीक शासक, और शासक का नाम है मेनांडर। खैर, तो हमने कहा कि विश्व में कोई भी देश अभी ये नहीं चला रहा है कि उसको बनाना भी मुश्किल है, चलाना भी मुश्किल है। सभी देश कौन से चला रहे हैं? टोकन करेंसी। टोकन करेंसी तो कागज है। तो अब ये पक्का हो गया कि इंडिया की करेंसी टोकन करेंसी है। तो किसी भी देश में मनी को इशू करने की जिम्मेदारी
वहाँ के गवर्नमेंट की होती है। अब दिक्कत ये है कि ये मनी है टोकन करेंसी, तो गवर्नमेंट ने ये जिम्मेदारी किसको दे दी? आरबीआई को। अब आरबीआई जारी कौन सा करेंसी कर रहा है? टोकन करेंसी। तो जनता ने कहा कि हम क्यों लेंगे आपकी करेंसी? तो इन्होंने कहा आई प्रॉमिस टू पे, मैं आपको वचन देता हूं कि हर कोई इसको लेगा। हमने कहा आपकी औकात कैसे है वचन देने की, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ 200 करोड़ रुपए है और आप छाप रहे हो 20 लाख करोड़। तो उन्होंने कहा नहीं, हम जो भी प्रॉमिस कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर रहे हैं, हमारी औकात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की तो है। हमने कहा हाँ है, लेकिन गवर्नमेंट के पास तो खुद ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास है। तो बाकी सारे नोटों को गारंटी देने का काम कौन सा नोट करता है? 1 रुपए का नोट। एक सांकेतिक तरीका है कि ये जो टोकन करेंसी है कोई मना ना करे, इसके लिए इन्होंने लिखा है आई प्रॉमिस टू पे। इसका मतलब क्या होता है आई प्रॉमिस टू पे कहने का? मतलब है जब नोटबंदी लागू हुआ तो सरकार ने क्या किया, टाइम दिया कि अगले 30 दिनों के अंदर आप इसको एक्सचेंज करा लीजिए। यदि मान लो प्रॉमिस टू पे नहीं होता तो अचानक कहते कि आज के बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा मतलब क्या है, जैसे आप सुने होंगे हरियाणा में सिक्का नहीं लेते हैं लोग, 10 रुपए का सिक्का लेते नहीं है। तो आपको पता है नॉन अवेलेबल क्राइम है ये। यदि आप 100 नंबर पे कॉल कर दोगे कि ये हमारा सिक्का नहीं ले रहे हैं तो उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आरबीआई के लॉ के अगेंस्ट काम कर रहे हैं आप। हो सकता है पुलिस वाला कहे कि सिक्का नहीं रहे तो मैं क्या करूँ, रख फोन। तो फिर आपको बोलना पड़ेगा कि भाई आरबीआई एक्ट 1934 के तहत कोई भी सिक्का लेने से मना नहीं कर सकता। तो फिर धमकाएगा हमको मत सिखाओ। फिर वो गूगल चेक करेगा, फिर गूगल चेक करके कॉल बैक करेगा, बेटा कहाँ से बोल रहे हो, बताओ मैं आ रहा हूँ। दिक्कत यह है कि लॉ की जानकारी नहीं, इसलिए लोग मिसयूज कर रहे हैं। क्योंकि जब किसी ने प्रॉमिस टू पे कह दिया, किसी ने गारंटी दे दी, तो कोई यदि उसको मना कर रहा है तो सरकार के वादा खिलाफी कर रहा है, और सरकार का वादा खिलाफी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमने कहा कि भारत की मनी टोकन मनी है और टोकन मनी में आपको गारंटी देनी पड़ेगी, प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो ये गारंटी देने का काम भारत सरकार करती है और उसी गारंटी को अप्रूव करने का काम कौन सा नोट कर रहा है? 1 रुपए का नोट। फिर आएंगे थोड़ी देर बाद वहां। अब एक पॉइंट सोच के बताओ कि जनता को कौन सा मनी लेने का मन करेगा, टोकन मनी या स्टैंडर्ड मनी? जनता को मजा किस में आएगा, टोकन मनी में, स्टैंडर्ड मनी में? स्टैंडर्ड मनी में। इसमें रिस्क नहीं है। यहां तो इकोनॉमी डाउन हो जाएगी तो करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज रात को 12 बजे से 500 और 1000 का नोट नहीं चलेगा। जिसके पास ब्लैक मनी था वो तो रोड पे आ गया। यहां तो ठीक है, नहीं चलेगा तो गोल्ड के रूप में तो चलेगा। तो जनता इसको पसंद करती है और सरकार को इजी कौन सा है, टोकन मनी। तो इसीलिए जनता इस मनी को गुड मनी कहती है, अच्छी मुद्रा। आपने देखा होगा दिवाली में पापा गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन खरीद के लाते हैं। कभी नहीं सुना होगा कि पापा ने 500 के 2-2 नोट खरीद के रख लिए, आने वाले समय में मैं इसको 600 में बेचूंगा। ऐसा नहीं, क्योंकि इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं, कागज है ही। और इसको हम क्या कहते हैं, बैड मनी, बुरी मुद्रा। हो सकता है आपको आपके घर में पुराना वाला नोट रखा हो, तो क्या उसकी कोई औकात है? नहीं। लेकिन दादाजी ने कहीं गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन छिपा कर रखा था और अचानक आपको मिल गया 1.5 सारा, तो उसकी औकात ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए कस्टमर इसको गुड मनी और इसको बैड मनी कहता है। लेकिन सरकार ये पसंद करती है, जैसे मुझे क्या मजा आएगा, मुझे मजा आएगा कम पढ़ाने में, आपको क्या मजा आएगा, कम पढ़ने में। ह्यूमन नेचर है। तो सरकार को जिसमें मजा आएगा उसमें जनता को नहीं आएगा, जिसमें जनता को आएगा उसमें सरकार को नहीं आएगा। तो इसलिए सरकार इसको चलाना पसंद कर रही है, जनता वो चाह रही है। तो दोनों बात समझ पाए, गुड मनी बैड मनी, टोकन मनी स्टैंडर्ड मनी। अब सोच के बताओ, आपके पास बच्चों गुड मनी भी है और बैड मनी भी है, तो आप कौन सा खर्च करना पसंद करोगे?
आपके पास गुड मनी है, बैड मनी है, गुड मनी है, बैड मनी है, गुड मनी है। तो आप खर्च करना कौन सा पसंद करेंगे? बैड मनी। और घर में कौन सा रखेंगे? गुड मनी। अब ध्यान से देखिए, आपने मार्केट से गुड मनी हटा दिया, गुड मनी कहाँ लेके चले गए? घरों में। तो मार्केट में कौन सा बच गया? बैड मनी। इतना टिपिकल नहीं, आसान शब्दों में। आपके पर्स में पुराना नोट भी होता है, नया नोट भी होता है, खर्च करना कौन सा पसंद करते हैं? पुराना। चलेगा उतने में, लेकिन ह्यूमन नेचर क्या है कि भाई पहले पुराने वाला हटा देते। तो सभी लोग ऐसा सोचते हैं, तो मार्केट में कौन सा बचता है? पुराना। तो ये बात पहली बार किसी ने कहा, तो उनका नाम है ग्रेसम। और इसी को क्या कह देते हैं? ग्रेसम्स लॉ। ग्रेसम का नियम। ग्रेसम का नियम क्या कहता है? बैड मनी, बुरी मुद्रा, ड्राइव्स आउट गुड मनी फ्रॉम मार्केट। बुरी मुद्रा, हेडिंग डालो ग्रेसम्स लॉ। अच्छी मुद्रा को बाजार से बाहर कर देती। बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी फ्रॉम मार्केट। ग्रेसम्स लॉ, हेडिंग डालो ग्रेसम का नियम। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाजार से बाहर कर देते। बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी फ्रॉम मार्केट। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाजार से बाहर कर देते। तो तीन तरह के क्वेश्चन आ गया। ये स्टेटमेंट किसका है? ग्रेसम का लॉ क्या है? और ग्रेसम का लॉ किससे रिलेटेड है? तो मनी के सर्कुलेशन से। बुरा आदमी अच्छे आदमी को चलने देता है मार्केट में? नहीं। इसलिए देखो, जितने अपराधी टाइप के लोग हैं वो नेता है हमारे, जितने ज्यादा बदतमीज है वो मंत्री हैं हमारे। तो अच्छा आदमी क्या करेगा? शांति से साइड हट जाएगा कि भाई मुझे नहीं लड़ना। और जो बदतमीज होगा वो ढूंढेगा कौन कौन किससे लड़ सकता हूँ। तो यहाँ भी यही कह रहा है कि ह्यूमन नेचर क्या है कि लोग अच्छी मुद्रा को घरों में रख लेंगे, तो मार्केट में चलेगा कौन सा? बुरी मुद्रा। तो ये पहली बार किसने कहा है? ग्रेसम ने। तो अभी एक बात सिखाई है कि गुड मनी क्या है, बैड मनी क्या है। अब जो मेन क्वेश्चन था उस पे आते हैं। मेन क्वेश्चन था कि वाई 1 रुपीज नोट इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो नोट करके लिखो, नोट ऑफ 1 रुपीज, 1 रुपए का नोट, इज द गारंटी फॉर अदर नोट। 1 रुपए का नोट अन्य नोटों के लिए गारंटी है। नोट ऑफ 1 रुपीज इज द गारंटी फॉर अदर नोट। 1 रुपए का नोट अन्य नोटों के लिए गारंटी है। तो इसी कारण इट इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसी कारण इसे वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इट इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसे वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अब देखो, दो तरीके थे। एक तरीका था एक बड़ा नोट छाप देते, 10 लाख रुपए का, 10 लाख करोड़ रुपए का, और आरबीआई 10 लाख करोड़ रुपए जब छाप के पूरा कर लेते फिर एक छाप देते और गारंटी देते रहते। दूसरा तरीका था एक सांकेतिक तरीका कि हम ऐसा करते हैं, आप छापो हम गारंटी दे देंगे। कोई कुछ पूछेगा कि गारंटी किस ब्याज पे दे रहे हो, तो हम कह देंगे कि हमारे पास है नोट। यही कारण है बच्चों, 1990
वन में 1 रुपए का सिक्का बंद कर दिया, 1 रुपए का नोट बंद कर दिया गया। तो अभी 2013 में जाके किसी ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि जब नया नोट छाप ही नहीं रहे हो 1 रुपए का, तो गारंटी कैसे दे रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आदमी अगले 15 दिन तक सुप्रीम कोर्ट के एरिया में दिखना नहीं चाहिए। इसको क्या मतलब है। लेकिन भारत सरकार को समझ में आ गया कि हाँ गलती हो रही है। तो अभी जितने 1 रुपए का पुराना नोट देखोगे नया वाला, वो सारा का सारा उस पर 2000 ही लिखा होगा, सॉरी 2013, क्योंकि हमने दोबारा जब प्रिंट किया है तो 2013 में प्रिंट किया ही लिखा रहता है नीचे की तरफ, इसमें दिख नहीं रहा। कोई बात नहीं। तो हमने कहा कि 1 रुपए के नोट के बिहार पर ये क्या करते हैं, गारंटी देने का काम करते हैं। अब दिमाग में आ सकता है कि 1 रुपए से कैसे गारंटी देते हैं, ऐसा आ रहा है आपके दिमाग में। अच्छा, तो आपका दिमाग एक्टिव काम कर रहा है, तो चलिए आप ही से पूछ लेते हैं। आपके पास घर है, कैसे पता कि आपका है। कागज है आपके नाम से, दादाजी के नाम से, दादी के नाम से, पापा के नाम से, मम्मी के नाम से, पापा के नाम से। ये कह रहे नहीं मेरा है, इन्होंने भी सेम कागज बनवा लिया, 10 रुपये लगता है उस कागज को बनाने में। कंप्यूटर से तो एडिट हो सकता है। तो आप 10 रुपये के कागज से अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी अपना बता रहे हैं, तो कैसे प्रूफ होगा कि आपका है। नहीं प्रूफ होगा। फिर तो आपका फिर तो आपका कोई घर ले लेगा है। उस 1 रुपए के कागज से, 2 रुपए के कागज से, 50 रुपए कागज से करोड़ों की प्रॉपर्टी का, जैसा ये जो बिल्डिंग है किसी और की है। इस बिल्डिंग की में टोटल 14.5 एकड़ है, यानी बहुत बड़ा कैंपस है, आप घूम नहीं सकते पूरा, इतना बड़ा है। इसका रेट ऑन एवरेज 100 करोड़ रुपए है, लेकिन हम इसको किराए पर लेके यूज कर रहे हैं। अब कल लोग हम कह दें हमारा है, तो क्या हम अपना कह देंगे। नहीं, क्योंकि वो कोर्ट में जाएगा और डॉक्यूमेंट दिखाएगा कि देखो जी मेरे नाम से और इन्होंने कब्जा किया हुआ है और मुझे ये खाली करना पड़ेगा। तो 10 रुपए के कॉपी से अप्रूव हो गया कि 100 करोड़ का प्रॉपर्टी का मालिक वो है। तो जब आप ये एक्सेप्ट कर ले रहे हो कि 10 रुपए के कागज से 100 करोड़ का मालिक ये है, तो 1 रुपए के नोट से बाकी नोट को गारंटी दे रहे, ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो। बोलो राजकुमार। वहां भी तो सिर्फ भारत सरकार ही तो लिखा है, वहां पे भी भारत सरकार का फोटो लगा होता है प्रॉपर्टी के पेपर में, और उस फोटो से ही हो जाता है। तो ये सांकेतिक तरीके हैं कि भारत सरकार ने किसी को कह दिया कि आपका है तो ये आपका है, उसके बदले में आप उनको क्या देते हो, स्टाम्प ड्यूटी देते हो कि भाई हमने ये प्रॉपर्टी अपने नाम से कर ली है और ये पैसा आप रखिए और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लीजिए। तो इसी तरह जब आप कोई पैसा लाते हो तो कमा के लाते हो, तो आप अप्रूव कर पाओगे कि इस पर आपका अधिकार है। तो जब देश खतरे में आएगा तो सरकार उस अप्रूवल के बदले ही में ही आपकी पैसे की गारंटी देती है। तो एक सांकेतिक तरीका है कि 1 रुपए का नोट बाकी सारे नोटों को गारंटी दे रहे। और रियल जवाब वो है जो उस बच्चे ने कहा था कि 1 रुपए का नोट भी क्वाइन के रूप में कंसिडर किया जाता है, और क्वाइन को बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, भारत सरकार की। अब आपके मन में प्रश्न था कि क्यों किया जाता है, तो मैंने आपको दिखा दिया कि गारंटी देते हैं। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। हैं? अरे ये भी चेक करेंगे अभी। तुम्हारे क्वेश्चन बहुत खतरनाक खतरनाक है, मतलब मुझे ये मजबूर कर रहे हैं कि और पढ़ो। बेसिकली कागज है ही नहीं, कपड़ा है, इसीलिए देखोगे कि उसको पानी में डालोगे तो गलेगा नहीं। सब ठीक रहा तो आने वाले कुछ सालों में प्लास्टिक का नोट आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया पहला देश था, नेपाल में भी प्लास्टिक का नोट है। 2013 में हमने भी ट्राई किया था 10 रुपए का नोट, लेकिन मनमोहन सरकार नहीं आ पाई दोबारा। तो इन फ्यूचर हम प्लास्टिक के नोट लाएंगे, पॉलीमर प्लास्टिक,
पॉलीमर प्लास्टिक का मतलब है जो इजीली रिसाइकल हो जाएगा, पेड़ काटने से बच जाएगा। अभी कागज के नोट की ड्यूरेबिलिटी 1 साल है, यदि लगातार 1 साल यूज किया जाए ढंग से तो खत्म हो जाएगा। और प्लास्टिक के नोट की ड्यूरेबिलिटी 7 साल हो जाएगी। तो 7 साल का मतलब कॉस्ट भी कम हो जाएगा। मान लो आप कोई कपड़ा खरीद रहे हो और 2 साल चल रहा है और एक कपड़ा 5 साल चल रहा है, तो कॉस्ट किसका कम हो गया? 5 साल वाले का। दूसरा, पेड़ नहीं काटना पड़ा है तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाला है। तीसरा, पॉलीमर प्लास्टिक है तो इजीली रिसाइकल हो जाएगा। तो इन फ्यूचर प्लास्टिक का नोट लाएंगे। अभी कनाडा से आता है कागज जो हम बनाते हैं। इंडिया में भी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि इस तरह के कागज बना पर। इंक कहाँ से आता है? ये बहुत, मुझे तो एक टॉपिक ही पढ़ना पड़ेगा कि नोट कैसे बनते हैं, इंक कहाँ से आता है नोट का साइज क्या है। हाँ, ये सब क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी आश्चर्य नहीं है। लेकिन हमें ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें छोड़ देना है, क्योंकि क्या है कि ये तो पढ़ा जा सकता है कि पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली, लेकिन किस स्पीड से चली और कौन ड्राइवर था, ये थोड़ा टफ हो जाएगा। तो वही वाला वो क्वेश्चन है कि इंक कहाँ से आता है, कागज कहाँ से आता है, साइज क्या है। सबका जवाब है गूगल में, बस मुझे क्या करके सर्च करके। लेकिन पैनिक होंगे आप भी, और मैं तो, मेरा तो कॉन्फिडेंस ही डाउन हो रहा है। खैर, अब प्रश्न आता है कि नोट कहाँ कहाँ से प्रिंट होते हैं। तो लिखो नोट प्रिंटेड फ्रॉम। हाँ जी, हाँ बच्चे, नोट को बनाने में कागज लाना है, उसकी कटिंग करना है, उस पे इंक लगाना है, उसका मशीन ज्यादा। कॉइन तो अभी दिल्ली के चांदनी चौक में किसी ने 30 लाख रुपए का मशीन बेचा था। उस 30 लाख रुपए के मशीन से आप 10 रुपए का सिक्का बना सकते थे। और हाँ, हाँ, 209 में क्लास किसकी है? करिए, मंडे को ले लेंगे। ठीक। ये तो कहाँ बीमार है? बीमार हो? कब? मैं मजबूत हूँ, मैं तो पढ़ूंगा आज, बिना पढ़े नहीं जाऊंगा। नहीं, ये बच्चे मेहनती हैं, आप सोच के देखो, इसी गांव के हैं, इसी जिस गांव में हैं, 2 दिन से बीमार है। बुखार का साइकिल 72 घंटे का है। अब वो आप खुशी खुशी निकाल लीजिए, रो के निकाल लीजिए, जो भी, 72 घंटे से कम में कोई बुखार में ठीक नहीं हो सकता है। बढ़ जरूर सकता है यदि हीरो बनेगा तो 2 दिन हो गया तो 1 दिन और है। एक बार तो सब बीमार पड़ोगे यदि आप पहले मेहनत नहीं किए हो, तो वो मैंने पहले दिन ही कहा था। और कुछ लोग नहीं भी पड़ो, जैसे मैं बीमार नहीं पड़ता हूँ, ये तो हम लोग मेहनत बहुत करते हैं। फिर आप तो बीमार ही दिखते हो सर। हाँ, नोट प्रिंटेड फ्रॉम नासिक। नोट प्रिंट होते हैं नासिक। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र। नासिक महाराष्ट्र। देवास एमपी। देवास एमपी। होशंगाबाद एमपी। सालबोनी वेस्ट बंगाल। देवास एमपी, होशंगाबाद एमपी, सालबोनी वेस्ट बंगाल। नासिक महाराष्ट्र। यहाँ से हम नोट बनाते हैं। राजू, ये बच्चे करें कि कभी इंडिविजुअल वीडियो बना दिया करो।
ये पहले तो क्रिस की वीडियो बनाओ कि मैं इसी गांव का हूँ और घर वालों ने मुझे ज़बरदस्ती गुरुकुल में डाल रखा है। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो सबसे पहले गुरुकुल पे हमला करूंगा। एक बालक और है इसी गांव का। अच्छा, आप भी इसी गांव के हैं? नहीं, ये तो फिर आप दो लोग हैं। एक पुराने बैच का है, तो कूद कूद के भाग जाता था घर वो। मतलब कूद के, मतलब बिना बताए। फिर हमने उसको पानीपत में शिफ्ट किया हुआ है, पानीपत वाले ब्रांच। वो भी 12th करके आया हुआ था। मैसूर भी लिख लेना, मैसूर कर्नाटक। मैसूर, MYSORE, मैसूरी, मैसूर कर्नाटक। या साइड वाले के साथ में। तो हमें पता है कि हमें सख्त रहना पड़ेगा, अदरवाइज हम चला ही नहीं पाएंगे। ये तो हो गया नोट कहाँ से बनते हैं। अब जहाँ से कॉइन बनते हैं, सिक्के बनते हैं, उनको हम इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में क्या कहते हैं? मिंट। हिंदी में क्या कहते हैं? टकसाल। तो प्रश्न है, मिंट कहाँ पर है? तो लिखो, मिंट सिचुएटेड एट, टकसाल अवस्थित हैं। मिंट सिचुएटेड एट, टकसाल अवस्थित हैं। नोएडा, नोएडा। दूसरा, मुंबई। कोलकाता एंड हैदराबाद। नोएडा, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद। है बच्चों? हैं? प्लीज हाथ हटा के और तेज बोल दो। चेरापल्ली तमिलनाडु में भी है? अच्छा, कहाँ है लिखा है? अच्छा, पढ़े थे, ओके। कोई बात नहीं, अभी ये लिख लेते हैं, यदि वहां भी होगा तो देख लेंगे। अब भाइयों, ये तो हो गया नोट कहाँ से बनते हैं, सिक्के कहाँ से बनते हैं। अब है कि जो नोट है उस पर कुल कितने लैंग्वेज लिखे गए हैं। तो अब देखो, इस बार एसएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछा। जो नोट होता है वो कुछ ऐसे होता है, 15 लैंग्वेज तो यहाँ होते हैं, और हिंदी यहाँ और इंग्लिश यहाँ। तो सिर्फ ये पूछा जाए कि नोट पर कुल कितने लैंग्वेज लिखे हैं, तब तो आपको करना है 17। लेकिन इन्होंने कंफ्यूज किया, बोला ब्लॉक में कितने दिए गए, और ऑप्शन दोनों दिया, 15 और 17 दोनों। तब 15 करना पड़ेगा, ये आपके असाइनमेंट में भी है क्वेश्चन। लेकिन सिंपली पूछा जाए नोट पर कुल कितने लैंग्वेज हैं, तो 17 लैंग्वेज हैं। समझ पा रहे हैं ना कहाँ होता है? नहीं देखे? देखे हैं? ठीक। पीछे की तरफ ब्लॉक में होता है। चौथा क्वेश्चन आ सकता है कि कितने रुपए के नोट पर किस चीज का सिंबल बना हुआ है। जैसे आपने सुना होगा मंगलयान, तो मंगलयान 2000 पे चलता था। आपने सुना होगा लाल किला, 500 पे। आपने सुना होगा रानी की वाव, कितने रुपए पर? 200 या 100? केबीसी का 50 लाख का क्वेश्चन है। रेलवे में आता है इस तरीके का क्वेश्चन।
ये पुराने वाले भी हैं इसमें तो। अच्छा, एक पॉइंट और जान के रखना है बच्चों कि 2 और 5 के नए नोट नहीं बनाए जा रहे हैं। जो आज के डेट में नोट छप रहे हैं वो वास्तव में छप रहा है 10 का ही। ये कहा गया है कि जब तक चल रहे हैं चलने दीजिए। इसीलिए देखना 2 और 5 का आपको नया नोट नहीं मिलेगा, बिल्कुल अपने लास्ट स्टेज वाला मिलेगा, या बल्कि मिलता ही नहीं होगा, अब सिक्का मिल रहा होगा। उसके जगह हम सिक्के को प्रमोट कर रहे हैं। आने वाले आपने 20 का नोट सिक्का भी देख लिया होगा शायद। आने वाले कुछ सालों में आप 150 का भी देखेंगे। कितने तक का सिक्का छप सकता है? 10 रुपए तक का। 20 का चल रहा है और छप सकता है 10। नीत 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 पूरी लीजिए। ये लिखिए कितने रुपए के नोट पर क्या बना हुआ। ये जो रानी की वाह आप 200 पे बोल रहे थे, ये 100 पे बना हुआ। नहीं, ये सब नहीं पूछ सकते, बाकी लिखाने को फैक्ट लिखाया जा सकता है। HMT का है। अब ये मत कहना HMT का बनता नहीं है, अब तुम चेक करते रहना। दूसरा क्या है कि नोट कहाँ बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये लगभग बता दिए। अब प्रश्न है कि भारत में नोट का कौन सा सिस्टम कार्य कर रहा है। तो लिखो, इंडियन रुपी सिस्टम इज बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम। भारतीय रुपया दशमलव प्रणाली पर आधारित है। इंडियन रुपी सिस्टम इज बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम। भारतीय रुपया दशमलव प्रणाली पर आधारित है। अब प्रश्न है कि दशमलव प्रणाली क्या होता है, डेसिमल सिस्टम किसे कहते हैं। तो बहुत समय पहले आपने सुना होगा कि आना सिस्टम चला करता था। आना सिस्टम क्या कहता है? 1 रुपया बराबर 16 आना, 16 आना। और डेसिमल सिस्टम क्या कह रहा है? 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो डेट लिख लो, मीनिंग लिख लो। फ्रॉम 1 अप्रैल 1957 एंड डेसिमल सिस्टम मीन्स 1 रुपया बराबर 100 पैसा। आप 3rd क्लास की मैथ की एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें एक चैप्टर है रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना, और उसी में एक हेडिंग है, पहला लाइन ही है कि भारत का रुपया दशमलव प्रणाली पर आधारित है। और फिर वो बोलता है कि दशमलव प्रणाली का मतलब होता है रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना। तो ये एक टॉपिक था आरबीआई का पहला काम, मनी इशू करने का। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, पॉसिबल हो तो बताएंगे। जैसे इस बच्चे ने बोला इंक कहाँ से आती है, पेपर कहाँ से आता है, तो ये मेरे थोड़े पॉसिबिलिटी से बाहर है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।
हाँ बच्चे, यार एक बार ही आएगा। बॉक्स में हिंदी इंग्लिश नहीं है। हाँ, कौन सा? हाँ। आगे चल के मैं 30 टाइप का मनी बताऊंगा, तो उसमें मैं ग्रीन मनी बताऊंगा, यानी डिजिटल मनी, पेपरलेस मनी। तो उसमें बोलेंगे क्रिप्टो करेंसी। भारत जैसे देशों में तो क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्टेबल ही नहीं। बिटकॉइन उसी का टाइप है क्रिप्टो करेंसी का। अब जैसे मान लो तुम ऑफिसर बन जाओ सारे के सारे, और तुमको देश को लूटना है, तो तुमने आपस में कोई करेंसी बना दी कि इस कागज को लेके जाना ये काम हो जाएगा, इस कागज को लेके जाना ये काम हो जाएगा, तो भी एक क्रिप्टो करेंसी का एक टाइप हो जाएगा। ऑफिसर्स करेंसी, जो भी नाम रखना चाहो रख लेना। सेकेंड फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई का दूसरा कार्य क्या है? लिखो, मॉनेटरी पॉलिसी इशूड बाय आरबीआई। मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। अब प्रश्न है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। आपको याद हो हम फंक्शन ऑफ आरबीआई डिस्कस कर रहे हैं, और फंक्शन ऑफ आरबीआई में हमने पहला वर्ग लिखा था, आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग ऑफ करेंसी, भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य करते हैं। और अब हम दूसरा वर्ग क्या लिख रहे हैं? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है। तो प्रश्न है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, तो लिखो, मॉनेटरी पॉलिसी इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी। मौद्रिक नीति वित्तीय नीति का अंग है। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी, वित्तीय नीति का अंग है। वित्तीय नीति का अंग है। इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी, वित्तीय नीति का अंग। अब प्रश्न है कि फाइनेंशियल पॉलिसी क्या होती है, तो लिखो, फाइनेंशियल पॉलिसी इंक्लूडेड 3 पॉलिसीज। वित्तीय नीति में 3 नीतियां शामिल हैं। फाइनेंशियल पॉलिसी इंक्लूडेड 3 पॉलिसीज, 3 नीतियां शामिल हैं। पहला फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। दूसरा ट्रेड पॉलिसी, व्यापार नीति। और तीसरा मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। फिस्कल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। राजकोषीय नीति, व्यापार नीति और मौद्रिक नीति। है बच्चे, इसी का इन तीनों को मिला के फाइनेंशियल पॉलिसी बनता है। जैसे किसी भी देश की सफलता इन्हीं 3 पॉलिसी पर निर्भर करेगी। जो देश इन तीनों पॉलिसी को अच्छा बना लेगा वो आगे प्रगति करेगा। जैसे आपके जीवन की सफलता किस पर निर्भर करने वाली है? जीएस, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश पर। मान लो कोई इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है तो उसका मैथ, रीजनिंग और जीएस पर। तो जो जितने जल्दी उस तीनों या चारों सब्जेक्ट को ठीक कर लेगा वो उतनी जल्दी अपने जीवन में प्रगति कर लेगा। तो उसी तरीके से इन 3 चीज़ों पर किसी भी देश की सफलता निर्भर करती है। लेकिन ये 3 चीज़ अपने आप में सबसे टफ टास्क है। दिख जरूर रहा है जीएस आसान, मैथ आसान, इंग्लिश, लेकिन सबको, जैसे मान लो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ आप इकोनॉमिक्स में अच्छा करो, लेकिन ध्यान से देखो मुझे सिर्फ इकोनॉमिक्स आता है,
लेकिन आपको इकोनॉमिक्स भी आना होगा, हिस्ट्री भी आना होगा, मैथ भी आना होगा, इंग्लिश भी आना होगा, तब जाके आप एक ऑफिसर बन पाओगे। यानी आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कितना टफ है। उसी के लिए मैं बार बार आपसे क्या कहता हूँ कि टाइम दो, टाइम दोगे तो अपने आप ये चीज़ें आपके कंट्रोल में आती जाती हैं। कई बार आप इस गेम को नहीं समझते हैं और हड़बड़ा रहे होते हैं, और हड़बड़ाने में क्या होता है कि टाइम और ज़्यादा लगता है। जैसे भी किसी का रेलवे का एग्जाम होगा, किसी का कांस्टेबल का, किसी का बिहार का, तो क्या करेगा, पर्टिकुलर कोई कोर्स ज्वाइन कर लेगा कि वो कर लेते हैं, हो गए नहीं। क्योंकि कुछ लोग हैं जो 4 साल से बैठे हैं बढ़िया तैयारी में, तो उनकी जो गलती है वो ना दोहराया जाए। तो उनकी गलती क्या है, प्रैक्टिस कम है, तो हमें प्रैक्टिस भी करना है। तो उसी तरीके से ये देश दिख जरूर रहा है 3 पॉलिसी, लेकिन ये तीनों पॉलिसी सबसे टफ पॉलिसी है। कैसे, तो पहला हेडिंग डालो फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी। तो अब आप दोनों मैथ के टीचर से मिल लिए, एक का नाम सोनू त्यागी और दूसरे का नाम प्रिंस त्यागी, यानी त्यागी ब्रदर्स पढ़ा रहे हैं आपको, हैं त्यागी स्क्वायर, ओके। इंग्लिश में दमेवाल सर और झा सर, और इतिहास में भी, इतिहास नहीं पॉलिटी में हूँ, पॉलिटी में भी झा सर, ठीक, झा सर स्क्वायर है, ठीक। खूब मेहनत करिए, हमने अपनी तरफ से एक अच्छी टीम दी है आपको। किसी भी संस्था में जनरली सारी टीम अच्छी नहीं होती, ना ना, मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँ, हमारे पास जनरली कोई टीचर डबल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएगा। सिर्फ हमारे पास एक रजनीकांत हैं, वो डबल पढ़ाते हैं, दम्बीवाल, हाँ, तो हाँ, तो उनको बस बताना होता है कि जी, मैं कहा बस इकोनॉमिक्स मत पढ़ाना, बाकी पढ़ा देना। फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, तो फिजिकल पॉलिसी होता है जिसको बच्चों आप सामान्य बोलचाल में बजट कहते हो, उसी को इकोनॉमिक्स फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। लिखना मत, समझने के लिए लिखा है। तो बजट में क्या होता है, गवर्नमेंट को पैसा कहाँ कहाँ से आने वाला है। अब गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आता है, टैक्स से, फी से, फाइन से, लोन से, यानी जहाँ से भी पैसा आएगा वो सारा किसका पार्ट होगा, फिजिकल पॉलिसी का। और जहाँ भी खर्चा होगा, खर्चा किस में होगा, सैलरी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस में। मोदी जी घूमने जाते हैं विदेशों में, तो कुछ भी 1 रुपया भी खर्चा हो रहा है तो सब इसी में होगा, है राजकुमार। 1 रुपया भी खर्चा हो सब इसमें आएगा। सब्सिडी के अलावा और सोचो, तो जो सोच रहे होगे सब इसमें आएगा। कल नहीं पूछा था एक बच्चे ने कि कौन से 3 फंड हैं, कंसोलिडेटेड, पब्लिक अकाउंट, कॉन्टीजेंसी। तो कॉन्टीजेंसी छोड़ के सब इसमें आएगा, जब बजट पढ़ाऊंगा तो और डिटेल बताऊंगा। अभी के लिए जो कुछ भी खर्चा होगा सब इसी में से होगा, और कहीं से भी पैसा आएगा सब इसी में डाला जाएगा। वैसे ही जैसे एक परिवार है, कहीं से भी कमा कर लाएगा तो उसी में रखेगा, और खर्चा भी तो वहीं से होगा सारा। जनरली इमरजेंसी आ गए तो रिश्तेदारों से ले लेगा, फिर वापस देगा अपने कमा करके। तो ये वाला, तो लिखो फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी इज रिलेटेड विथ गवर्नमेंट रिसीविंग एंड, राजकोषीय नीति में सरकार के प्राप्ति एवं व्यय को प्रदर्शित किया जाता है। रिलेटेड विथ गवर्नमेंट रिसीविंग एंड एक्सपेंडिचर, सरकार के प्राप्ति एवं व्यय को प्रदर्शित किया जाता है। गवर्नमेंट रिसीविंग, सरकार के प्राप्ति एवं व्यय को प्रदर्शित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हैं, रिलेटेड विद गवर्नमेंट रिसीविंग एंड एक्सपेंडिचर, सरकार के प्राप्ति एवं व्यय को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे टैक्स, टैक्स, कर, फी, शुल्क,
फीस, शुल्क, लोन, लोन को हिंदी में हम ऋण कहते हैं, एक्सेट्रा इत्यादि। यानी कुछ भी जो भी बजट से रिलेटेड है सब कुछ किसका पार्ट है? फिजिकल पॉलिसी का। अब भाइयों, बजट कौन प्रस्तुत करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो लिखो, फिजिकल पॉलिसी रिप्रेजेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। रिप्रेजेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब बजट कितने कितने दिनों पे आता है बच्चों? हर साल आता है। तो लिख लो, बाय एनुअल मेथड, वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। बाय एनुअल मेथड, वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। बाय एनुअल मेथड, वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। तो तीन बातें हो गई, फिजिकल पॉलिसी कौन लाता है, कितने दिनों पे लाता है, और मैं आपसे एग्जाम में क्या पूछ लूँ कि सरकार को अपने खर्चे को कम करना हो तो किस पॉलिसी पे काम करना चाहिए? फिजिकल पॉलिसी पर। सरकार को टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करना है तो किस पॉलिसी पे काम करना हो? फिजिकल पॉलिसी। किसी के मैथ में नंबर नहीं आ रहा तो किस पॉलिसी पे काम करे? मैथ पे। तो वही वाली बात है। या छोड़ दे, इंग्लिश पढ़ना ही छोड़ दे वो। ठीक है, अगला लिखो, ट्रेड पॉलिसी। यदि मान लो आप कोई सब्जेक्ट छोड़ दे रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपका फैसला गलत है, उस पर ईमानदारी से फिर लगना होगा कि यदि एक दिल्ली पुलिस का मौका मिला है तो 100% उसी पे, एक रेलवे का मौका मिला तो 100% उसी पे। हमारे पास एक बालक हुआ करता था मंजीत तंवर, नहीं मतलब मंजीत मंजीत हम बोलते हैं, आगे क्या लिखता है, राजपूत है वो। तो उसका मैथ अच्छा नहीं था, वो सीजीएल का मेंस देता था, फाइनली नहीं होता था क्योंकि पहले मैथ 100 क्वेश्चन आते थे। उसका जीएस बहुत अच्छा था, तो उसने अपने उसको शक्ति बनाया जीएस को, और यूपी में यूथ डेवलपमेंट ऑफिसर लग गया, और अभी यूपी सरकार में पहला बच्चा बन गया टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने वाला। तो इस बार गवर्नर अवार्ड भी देंगे उसको 15 अगस्त पे। बहुत टैलेंटेड, बहुत एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी। तो इमेजिन करो वो नहीं करता और मैथ के पीछे ही लगा रहता तो शायद उसकी उम्र खत्म हो जाती। तो मेहनत करना है लेकिन थोड़ा समझदारी से। हमें ऐसे बच्चे भी मिले, कल एक टीचर ने नाम लिया था खुशबू का, झांसर में, तो अपने वही स्टूडेंट थी वो, गर्ल्स कैंपस में, पहला जब गर्ल्स कैंपस था। तो उसे एसएससी नहीं हो रहा था, मुझे याद है बोली मैं पीसीएस करूँगी। मैं, बेटा तुम कर सकते हो, मेहनती बहुत थी, और अभी बिहार में पीसीएस से बड़ी ऑफिसर पोस्ट पे लग गई। तो उसने अपने टैलेंट को देखा कि मैं किस में कमज़ोर हूँ, मैथ में नहीं ठीक थी, तो अपना वो, तो वो ये भी समझ से करना है कि पता चला कि मेरा इंग्लिश नहीं होना है, तो अब एक लेवल पे आके होना एक टफ टास्क भी है, सच्चाई यही है। लेकिन उसके बदले में जो ऑप्शन है उसके लिए आपको ईमानदार होना होगा। ये नहीं कि इंग्लिश छोड़ दिया, मैथ आता ही नहीं है और जीएस रट ही नहीं पाता हूँ और रीजनिंग से फंस जाता हूँ मैं, तो फिर फायदा है नहीं। ट्रेड पॉलिसी क्या होता है? तो ट्रेड पॉलिसी होता है जिस पॉलिसी में देश अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को डिसाइड करता है, उस पॉलिसी का नाम ही क्या है? ट्रेड पॉलिसी। तो लिखो, पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, आयात निर्यात की नीति। पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, आयात निर्यात की नीति। पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, आयात निर्यात की नीति। आयात निर्यात की नीति। अब कौन लाएगा ट्रेड पॉलिसी? तो लिखो, ट्रेड पॉलिसी रिप्रेजेंटेड बाय ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री। इसे व्यापार और वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ट्रेड पॉलिसी रिप्रेजेंटेड बाय ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री, इसे व्यापार और वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। रिप्रेजेंटेड बाय ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री, हाँ, व्यापार और वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री, व्यापार और वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब प्रश्न है कितने कितने दिनों में, तो लिखो आफ्टर एवरी 5 ईयर, प्रत्येक 5 वर्षों में। आफ्टर एवरी 5 ईयर, प्रत्येक 5 वर्षों में। क्लियर है? तो मान लो मैं कहूं कि सरकार अपने एक्सपोर्ट को डबल करना चाहती है, तो किस पॉलिसी में काम करे? ट्रेड पॉलिसी में। सरकार अपने इंपोर्ट को कम करना चाहती है तो ट्रेड पॉलिसी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलो सोच समझ के बताना है, आईएएस का क्वेश्चन है, हालांकि एसएससी ने पूछ लिया इसको। कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, याद है कस्टम ड्यूटी क्या था? आयात निर्यात पे लगता था, है ना? सीमा शुल्क किस पॉलिसी का हिस्सा है? फिजिकल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी? कितने लोग ट्रेड पॉलिसी कह रहे हैं? 1 2 3 4 5 7 10 12 17, ठीक। कितने लोग फिजिकल पॉलिसी कह रहे हैं? 1 2 3 4। आप क्या कह रहे हैं? अजय अभी मैं नया हूं। आप दिमाग से ये चीज हटा दें कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। यदि आप किसी क्लास में बोल के पढ़ाई कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो याद रखिए उस दिन की सारी क्लास आपको याद रहती है। और सिर्फ दर्शक बन के देखिए, कुछ याद नहीं रहेगा। यही तो हुआ ऑनलाइन, यही तो खत्म कर दिया कि आपको वन वे कर दिया। टीचिंग का भी वन वे है ही नहीं, ये तो माइंड एक्सरसाइज का गेम है, तो ये 2 वे है। आप गलत ही पार्टिसिपेट कर लेकिन करें, लेकिन आप पता नहीं, आप डरते हैं कि गलत बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा। है राजकुमार? 10th में 100% मार्क्स था? नहीं था, लेकिन पास किए नहीं किए तो क्या मतलब था? पार्टिसिपेट किए तो पास कर गए। तुम क्या सोचते कि नहीं मेरा तो 100 हो जाएगा तभी पार्टिसिपेट करूंगा, तो पास होते हैं? तो बताओ, ट्रेड पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी? ट्रेड पॉलिसी। चलो, तो हमने सीखा था बच्चों कि जितना टैक्स होगा वो फिजिकल पॉलिसी का हिस्सा हो। तो कस्टम ड्यूटी भी तो टैक्स ही है, इसीलिए आईएएस ने पूछा था। क्योंकि दिमाग क्या कहेगा जो पढ़ा लिखा है, या कस्टम ड्यूटी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगता है, लेकिन उनकी औकात में नहीं ट्रेड पॉलिसी वालों को डिसाइड कर लें। ये डिसाइड करेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री। वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मानना नहीं मानना। अब जैसे मैं कुछ भी कर लूँ, मैं मैथ नहीं पढ़ा सकता, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सर से कि भाई थोड़ा ज़्यादा धीरे पढ़ा दो, थोड़ा और पढ़ा दो। तो वही वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, करेगा सारा का सारा कौन? फिजिकल पॉलिसी। समझ पाए? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अब लिखो मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या आरबीआई कितने भी नोट छाप सकती है? तो क्या जवाब था? यस, छाप सकती है। तो प्रश्न था छाप क्यों नहीं देती है? तो हमने कहा था कि इसकी वैल्यू कम अधिक हो जाएगी। तो कैसे डिसाइड होता है कि कितना नोट छापा जाए? उसी पॉलिसी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब तो हमने सिर्फ सांकेतिक तरीके से बताया था, अब हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो लिखिए मॉनेटरी पॉलिसी, लिखिए सप्लाई ऑफ मनी इन मार्केट, बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को, सप्लाई ऑफ मनी इन मार्केट, बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को सप्लाई ऑफ मनी इन मार्केट इज डिसाइडेड बाय मॉनेटरी पॉलिसी। बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को मौद्रिक नीति से निर्धारित किया जाता है। मौद्रिक नीति से निर्धारित किया जाता है।
सप्लाई ऑफ मनी इन मार्केट इज डिसाइडेड बाय मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति से निर्धारित किया जाता है। सप्लाई ऑफ मनी इन मार्केट। मुद्रा की आपूर्ति। तो मुद्रा की आपूर्ति को हम कैसे निर्धारित कर रहे हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। क्योंकि ज्यादा कर देंगे तब दिक्कत, कम कर देंगे तब दिक्कत। तो कौन लाता है मॉनेटरी पॉलिसी? तो अभी पढ़ा था, तो लिखो बाई आरबीआई। आरबीआई के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बाई आरबीआई, आरबीआई के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब एक क्वेश्चन आया था इस बार सीजीएल 24 में, कितने कितने दिनों पर आता है मॉनेटरी पॉलिसी? तो बताओगे? नहीं? तो लिखो रिप्रेजेंटेड बाई बाई मंथली मेथड। प्रत्येक 2 माह पर प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक 2 माह पर प्रस्तुत किया जाता है। तो अब एक क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा फाइनेंशियल पॉलिसी का पार्ट नहीं है? फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो कौन सा नहीं होगा? इंडस्ट्रियल पॉलिसी। यानी इन 3 के अलावा हम कुछ भी देंगे तो वो नहीं होगा। अब सीखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी काम कैसे करता है। तो हेडिंग डालो, फैक्टर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति का कारक। और इस कारक में पहला हेडिंग डालो बैंक रेट। बैंक दर। बैंक वाला असाइनमेंट सबको मिल गया? तो मिल गया तो चलो कोई बात नहीं, कुछ लोग को नहीं मिला है तो अभी ब्रेक में ले लेना। मिल गया तो जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखो तो आया है तो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर बताते जाना, सभी लोग मैच करते जाएंगे। हर सब्जेक्ट में अपनी पॉलिसी में लाओ कि असाइनमेंट करना ही करना है। जिस सब्जेक्ट में असाइनमेंट ना मिल रहा हो मांगो जाके वहाँ। हर सब्जेक्ट में असाइनमेंट लेना आपका अधिकार है और उसको पूरा करना ड्यूटी। और जहाँ 6, 7, 8 महीने में बैच खत्म, उधर तैयारी बढ़िया। हम पहले रिपीट कर रहे हैं, हमने 7 महीने मांगे हैं, कोई 6 महीने मत कहने लगना। 7 से 8 महीने बोला है। मतलब ये नहीं कि नहीं जल्दी खत्म कर दो, हम जल्दी खत्म कर देंगे, हमें दिक्कत नहीं है। बस ये होगा कि ये प्रश्न पूछेंगे तो मैं टीचर मना कर देगा, तो उसका फायदा नहीं है। हालांकि आपका बैच शांत बैच है तो हो सकता है 6.5 महीने में भी खत्म हो जाए। हाँ शांत है, ठीक है। हल्ला होता है? वो तो नहीं रहा है। अच्छा नहीं ठीक। इसके में हल्ला हो रहा है? मैडम लोग की क्लास में? हाँ मैथ्स में। ओके। धन्यवाद सर में। धन्यवाद सर खेल खेल में सिखाते हैं ना, तो चलो चलो क्वेश्चन करो। हैं? 1 नंबर क्वेश्चन नहीं पूछना है, क्वेश्चन ये करना है कि जिस जो टॉपिक पढ़ा दिया है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपसे हो जा रहा है क्या? अभी चैप्टर थोड़ी ना खत्म हुआ, ये पहले ही क्वेश्चन पूछ दी। हो जा रहा है, करते चलिए। 5 मिनट बचा है तो मैं चाह रहा हूँ इसका यूज हो जाए। क्वेश्चन नंबर बोलते जाइए ताकि हम बाकी को बताते जाएं। 7 नंबर देखो भाइयों, 7 नंबर हो रहा है। चलो ठीक है, मार्क करो और आगे बढ़ो। जो क्वेश्चन करते जाओ उसको मार्क करते जाओ। 7 के आगे बताओ। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर।
हो जा रहा है, ठीक है। 9 के आगे देखिए, 9 के आगे 9 नंबर नहीं हो रहा है। आरबीआई है, ये अभी पढ़ाया नहीं, आगे पढ़ाऊंगा ये। लास्ट रिसोर्ट यानी मुद्रा कौन देगा, तो आरबीआई देते। अगला बताइए 9 के आगे। अच्छा, एक अनाउंसमेंट वैसे बता देता हूँ। 6 मंथ का फीस एक बार में देते हैं तो एडमिशन फीस नहीं लगता है, लेकिन ये हमने बंद कर दिया है। तो मान लो आपको 1 महीने के अंदर आपको लगता है कि नहीं मैं 6 महीने टिक जाऊंगा, तो आप बचा हुआ पैसा देके इसका फायदा उठा सकते हो। लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूँ, यदि बीच में वापस चले गए तो एडमिशन फीस और मंथली फीस काट के ही वापस होगा। ये नहीं कहना कि आपने कहा था कि नहीं लेगा। समझ पाए? हाँ, पहले क्या था कि 6 मंथ का फीस लगता था एक साथ, तो एडमिशन फीस नहीं लगता था। तो हमने देखा कि 6 मंथ का ले लेते हैं, बच्चा भाग जाता है, उसके दिमाग में होता है यार 64,000 रुपये दे दिए, या पता नहीं 64 या 65 कितना बनता है, फंस गया मैं। तो हमने कहा ड्रामा ही खत्म करो, मंथली मंथली लो, उसको भी मजा आएगा, हमें मजा आएगा। क्योंकि लेना आसान है, देने में दिक्कत होती है, क्यों जीएसटी जाता है, ऑनलाइन वो करना होता है। तो फिर हमने सोचा कि यदि बच्चा टिकता हो अगले 1 महीने के अंदर, तो बचा हुआ पैसा दे करके वो 7,000 का अपना बेनिफिट उठा सकता है। तो यदि आप चाहे तो उसका फायदा उठा सकते हैं। मेरा सजेशन है नहीं जमा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है, और पिछले 7,000 का लॉस ही हो जाता है एक तरीके से। क्योंकि रहना तो तभी है, 7,000 तो मुझे मिल ही रहा है, लेकिन फिर भी हाँ 6 महीने बाद तो पूरा फीस लगता है, मतलब उसमें छूट नहीं, 3,000 का छूट मिलता है, 500 रुपये महीने का। क्वेश्चन क्वेश्चन वो तो वैसे मैंने बता दिया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भाइयों। हाँ, ओ निकम्मे, अभी मैंने टाइप्स ऑफ मनी पढ़ा दिया। फिर मैंने क्या कहा है, जो पढ़ा दिया है उस पे क्वेश्चन देखो। 34 नंबर देखो भाइयों, 34 हो जा रहा है। 34 ठीक है, आगे बताओ। मार्क जरूर करना है जो क्वेश्चन हो जाए। टेस्ट में कोई नकल वकल तो नहीं करता है? हाँ, नकल नहीं करना है। 46 होता है? नहीं नहीं, ये गलत है यदि ऐसा कर रहे हैं तो। हाँ फिर ठीक है। 72 देखिए बच्चों, 72। ओ अथवाला वालो, 72 नंबर क्वेश्चन देखो। 72 हो जा रहा है, ठीक है, आगे देखो। 69 देखो, 69 हो जा रहा है, ठीक है, आगे देखो। सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन आया एसएससी में तो आया बैंक चैप्टर से और प्लानिंग चैप्टर से, तो इसलिए इसमें हम बहुत टाइम देने वाले हैं, एटलीस्ट 10 घंटे देंगे बैंक चैप्टर में हम आपको। तो चलें, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।